तो शुरू करते हैं एकदम टेक्निकल गुरुजी की तरह। चलिए शुरू करें। दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, नया टॉपिक अपना। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, एक एक करके लाइन बाय लाइन जाएंगे एज यूजुअल डिटेल में। सबसे पहली बात कि भाई इस चैप्टर का इतना रेलेवेंस क्यों है, तो नाम में ही रेलेवेंस पता चल रहा है कि भाई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या बोल सकता हूं मैं सिंपल भाषा में। बॉन्डिंग इस वर्ड का रिलेशन मतलब बोलूं तो ऐसा बोलूं कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसा बोल दूं, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। ये सिंपल मतलब लेमैन टर्म्स में बोल रहा हूं मैं कि कोई भी दो चीजें आपस में, एटम हो या मॉलिक्यूल हो या एलिमेंट्स हो, कंपाउंड, तो कुछ भी हो, उनका आपस में जो इंटरैक्शन होने वाला है। अब बोलोगे सर मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन, हाँ, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी होती है ना। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि अच्छा चलो सर बॉन्ड तो समझ में आया, कोवेलेंट आयोनिक, ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा भी है सबने, लेकिन वो तो एटम्स के बीच में होगा। आप मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हो या मॉलिक्यूल क्यों लिख रहे हो, तो ये भी क्लियर कर दूं कि भाई इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी होते हैं और उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं या उनकी आपस में जो उनका जुड़ाव है, बॉन्डिंग का लिटरल मीनिंग क्या है हिंदी में अगर हम लोग अर्थ बोले तो क्या है, जुड़ना, बॉन्ड करना किसी के साथ, है ना। तो इनका आपस में जो जुड़ाव है उसको हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब सवाल यह कि इन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल है कि एटम्स जोड़ेंगे क्यों, कोई दो एटम आपस में जुड़ना क्यों चाह रहे हैं, पहला ये सवाल। दूसरा, अगर वो जुड़ रहे हैं तो जुड़ने दो, हम क्यों पढ़ें भाई, why should we study about their relationship, why should we bother to study about their bonding, है कि नहीं। तो पहली बात तो ये कि why are atoms coming together, can you think of that, क्या आप सोच सकते हो बच्चों कि एटम्स को बॉन्ड होने की जरूरत क्यों है, या किसी दो एलिमेंट्स को आपस में बॉन्ड होने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। कोई भी दो एलिमेंट्स, जैसे अभी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, हमने वेरियस एलिमेंट्स की बात की टू अचीव स्टेबिलिटी, है ना। हमने ये देखा कि सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, सारी उनकी मेहनत क्यों हो रही है, वो ऑक्टेट अचीव करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज शेयर कर रहे हैं। रेडॉक्स में भी देखा हमने क्यों कर रहे हैं वो सारी मेहनत, भाई उनको स्टेबिलिटी अचीव करनी है कि नहीं। तो बॉन्डिंग भी वो किस पर्पस से करेंगे, बॉन्डिंग भी एक ही पर्पस से करेंगे, क्या कि बॉन्डिंग करने के बाद क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्लियर बात, राइट, दैट इज वन। देन सेकेंड थिंग इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द बॉन्ड्स, हमको क्यों पढ़ने की जरूरत है भाई। तो हमें अगर किसी कंपाउंड का यूज करना है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपको पानी पीना है, यू वांट टू यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्या अगर वाटर एसिडिक होता तो आप पीते, नहीं। क्या वो बेसिक होता तो आप पीते, नहीं। न्यूट्रल है इसलिए आप कंज्यूम कर रहे हो ना, क्योंकि आपको ये चीज कंफर्म पता है कि पानी अंदर जाके रिएक्शन नहीं करने वाला है, तो आप पी रहे हो, यस और नो। यानी कि यू आर अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, दैट इज वाई यू आर कंज्यूमिंग इट, लॉजिकल बात बोल रहा हूं। एंड हाउ आर यू अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, व्हाई आर यू अवेयर, क्योंकि आपको पता है ना उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग हुई है, किस टाइप की उसकी प्रॉपर्टीज है कि नहीं। तो भाई बॉन्डिंग, मैंने बहुत बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आपको, जैसे एक सिंपल एग्जांपल और ले लो, आपको सेमीकंडक्टर की चिप लगानी है अपने फोन में, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन यूज होता है सेमीकंडक्टर, सबको मालूम है। क्यों यूज करना है भाई सिलिकॉन, सिलिकॉन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वहां पे हेल्प करने वाली, तो भाई उसकी बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी। कार्बन की कैटिनेशन होगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या यूज करें, कार्बन का चेन फॉर्मिंग, ब्रांच फॉर्मिंग, रिंग फॉर्मिंग, यही सब बात कर रहे हैं हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहां से पता चला ये सब, अगर हम बॉन्डिंग पैटर्न्स को स्टडी नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई किस टाइप के कंपाउंड की या किस टाइप के एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो इसीलिए पहली बात तो बॉन्डिंग क्यों हो रही है, अचीव स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। दूसरी बात हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई हमको अगर उसकी प्रॉपर्टीज जाननी है किसी सब्सटेंस की, तो हमें उसके बॉन्डिंग पैटर्न्स को समझना बहुत ही जरूरी बात है। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। बेसिक इंट्रोडक्शन समझा। चलो अब बात करते हैं ये कि बॉन्ड को हम लोग सिंपल भाषा में डिफाइन कैसे करते हैं, तो वो तो मैंने बोल दिया। और अगर इंग्लिश में सिंपल भाषा में डिफाइन करना है तो बॉन्ड बोलेंगे द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। क्या बोलेंगे, फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड बॉन्ड, सिंपल भाषा, है ना। मार्क करना शुरू कर दो चलो फटाफट।
ओके, देर आर बेसिकली टू वेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर आप बहुत ही एकदम फंडामेंटल लेवल पे जाओ, स्कूल के लेवल पे जाके बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि दो तरीके होते हैं बॉन्ड बनाने के। एक तो है भाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन मतलब आयॉन्स का फॉर्मेशन, तो ये तो आयोनिक बॉन्ड में होगा ना। लॉस और गेन हमने देखा हुआ, रेडॉक्स में हमने देखा भी था, मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, याद होगा सब बच्चों को। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ये याद है सबको? ऑयल रिग दिया था क्लास में, है ना। तो आप या तो लॉस कर रहे हो या गेन कर रहे हो। लॉस और गेन करने से क्या हुआ आपको? या तो कैटायन या तो एनायन मिला रिस्पेक्टिवली, और आयॉन्स बन गए तो आयोनिक बॉन्ड बन गया। दैट इज वन तरीका, वन मेथड, है ना। द सेकेंड तरीका, द सेकेंड मेथड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, गिव एंड टेक आयोनिक, शेयरिंग हुआ कोवैलेंट। क्लियर, सिंपल, है ना। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल लेवल पे आयोनिक कोवैलेंट पढ़ लिया, यहां पे आपका खत्म हो जाता है ना। थोड़े एक्स्ट्रा और भी बॉन्ड्स के टाइप्स हैं जो आप अभी हायर लेवल में पढ़ते हो, जरा उनके बारे में बात करते हैं। तो अपनी नोटबुक लो और उसमें यहां पर लिखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सिंपल क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो पहला है हमारा आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। मैं आपको दूसरे नाम भी बता देता हूं, कभी अगर वो आपको एमसीक्यू में दूसरा नाम देके कंफ्यूज ना कर दे। आयोनिक को क्या बोलोगे? आयोनिक को दूसरा नाम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली। दूसरा क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है मेटालिक बॉन्ड, जो स्पेसिफिकली आपको मेटल्स में देखने मिलता है। एंड द फोर्थ वन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, अ सेपरेट कैटेगरी, दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड द डेटिव बॉन्ड। ये नाम आपको हर बुक में हर जगह नहीं देखने मिलेगा, बट इट्स अ नेम फॉर, इनफैक्ट इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट भी बोलते हैं लोग, ठीक है। अदर नेम इज डेटिव बॉन्ड। क्या है दूसरा नाम? डेटिव बॉन्ड, ठीक है। चलो ये लिख के लेंगे फटाफट सब लोग। तो अच्छा, अभी हर एक में क्या होने वाला है जरा ये भी देख लेते हैं। तो आयोनिक में क्या होने वाला है? यहां पर आयोनिक में होगा आपका गेन और लॉस, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। मेटालिक में होगा आपका मेटल के एटम्स और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच का इंटरेक्शन। और कोऑर्डिनेट या डेटिव में होगा लोन पेयर का डोनेशन। ये भी एक ब्रीफ में आप लिख के रखो। ये एकदम बोलते हैं कि होलसम डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, एक ब्रीफ में एक आइडिया लिख के दे रहा हूं आपको। देखो, गेन और लॉस हुआ तो आप क्या बोलोगे बच्चों? अगर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आप क्या बोलोगे? उसको आप आयोनिक बॉन्ड बोलोगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो आप क्या बोलोगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलोगे। अगर मेटल एटम्स और मेटल के एटम्स स्लैश आयॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो समझते हो सब लोग, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बचपन से पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि भाई मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड बनाते हैं उसी मेटल के एटम या आयन के साथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें आगे और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मतलब सेंट्रल कोर होता है, आउटर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, बहुत कुछ होता है। और कोऑर्डिनेट या डेटिव में क्या लिखोगे? डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दान करना, डोनेट करना जब होता है, जब ये दिखता है, तब क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कौन दान करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। बट ये बेसिक आइडिया आप सब लोगों को होना चाहिए बॉन्ड्स के बारे में। अब सवाल ये है कि ठीक है, बॉन्डिंग क्या हुई, बेसिक आइडिया आ गया, कितने टाइप के बॉन्ड है ये आइडिया भी आ गया। अब सवाल ये आता है कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिखा चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखा चुका हूं। वहां पर बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल, उसको क्या नाम दिया था आपने? कौन सा केमिस्ट्री में क्या नाम है आउटर मोस्ट का? वैलेंस, ये वर्ड यूज किया था हम लोगों ने बच्चों, वैलेंस शेल। तो सबसे पहला और बेसिक आपका आइडिया ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहर की शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बोला? The electrons present in the outermost shell are involved in the formation of bond. सिंपल सेंटेंस, समझ में आया? क्या बोला? जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में। मार्क करके रखो, चलो फटाफट। तो कोई आपको पूछे कि भाई किसी भी एलिमेंट के कौन से वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, तो आप क्या बोलेंगे? उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो यहां पर अगला कॉन्सेप्ट क्या है? लुइस एंड कोसेल, है ना, जी एन लुइस एंड डब्ल्यू कोसेल, टू वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, पीसीबी वाले बच्चों को तो ये आदत है कि आपको साइंटिस्ट के नाम हमेशा याद करने पड़ते हैं, है ना बच्चों? याद होगा आप लोग को, स्पीशीज किसने बताया, क्लासिफिकेशन किसने बताया, फलाना, ये वो सब हम लोग नाम बहुत याद करते हैं साइंटिस्ट के। केमिस्ट्री में मैं जनरली आपको हमेशा बोलता हूं कि रटने की जरूरत नहीं है, पर वेरी फ्यू टॉपिक्स केमिस्ट्री में ऐसे जहां पे आपको साइंटिस्ट के नाम बैठ के लर्न करने पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स। यहां पर हर एक थियरी, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, है ना, हर एक थियरी का हमने नाम देखा, रदरफोर्ड, बोर्स, ये मॉडल, वो मॉडल, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, फलाना फलाना, वहां पे बोला था साइंटिस्ट के नाम याद रखना। यहां पर भी साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हमारा थियरी है वो है लुइस और कोसेल का थियरी। एक अप्रोच उन्होंने बताई थी, एक फंडा बताया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन को कैसे स्टडी करना है। दो साइंटिस्ट थे, लुइस एंड कोसेल। कौन, पूरा नाम क्या था? डब्ल्यू कोसेल एंड जी एन लुइस। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे उनके फर्स्ट नेम नहीं पता, तो झूठ क्यों बोलूं, है ना? तो डब्ल्यू कोसेल एंड जी एन लुइस, ये हम लोग लुइस एंड कोसेल ही पढ़ते हैं नाम पहले से। ओके, इन्होंने हमें दिया द थियरी which was called as the electronic theory of valence। क्या नाम था थियरी का? वो रिपीट करो सब लोग। लुइस कोसेल अप्रोच की थियरी का नाम क्या था? the electronic theory of valence। now remember they have written valence not valency। okay, हमने वैलेंस और वैलेंसी दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं, हमको पता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जितना गेन लूज या शेयर किया उसको वैलेंसी कहते थे। ये हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो चिंता की बात नहीं है, और फुकड़ में अपने आप को कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? आई नो आप लोगों को आता है, तो टेंशन मत लो। तो लुइस एंड कोसेल ने ओके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है। और इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, मतलब क्या स्टडी करके दिया? तो इन्होंने स्टडी करा इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। इनका जो बेसिस ऑफ स्टडी वो क्या था? इन्होंने पहले ना ये स्टडी किया कि भाई नोबल गैस इनर्ट क्यों है, नोबल गैस रिएक्ट क्यों नहीं करती। वो स्टडी करने के चक्कर में इनको बॉन्डिंग का पैटर्न समझ में आया, और फिर उन्होंने अपनी थियरी दी, जिसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंस। क्लियर हुई बात? अब इस थियरी का कॉन्सेप्ट क्या था, ये थियरी में उन्होंने बोला क्या है एग्जैक्टली, जरा ये देखते हैं। तो इसमें जो लुइस बाबा थे, ये लुइस बाबा बहुत होशियार थे एकदम, ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने ही बताए थे डिटेल में। क्या बोला था इन्होंने कि एक एटम जो है
जो एटम है उसको आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि उसका जो कोर है, कोर, एटम का जो कोर है, कोर समझते हो आप लोग बच्चों, CORE, कोर। कोर का मतलब आपका सेंटर, जैसे अर्थ का कोर आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, या फिर मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ाया था कि न्यूक्लियस जो है वो एटम का क्या है, कोर है। इसलिए अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था ना कि अल्फा पार्टिकल गया और डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, है ना। तो कोर जो है ना, वो पॉजिटिव होता है, ऐसा लुइस ने बोला, और ये बात सही भी है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बट उसने वर्ड क्या यूज किया, कर्नेल। क्या वर्ड यूज किया उसने, कर्नेल। नाउ आई एम इनंसिएटिंग एवरी सिलेबल हियर, कर्नेल बोल रहा हूं मैं। टेक्निकली इंग्लिश में आपको कर्नल बोलना चाहिए, ठीक है ना। बट तुम लोग इतने पढ़े लिखे बच्चे हो ना, तुमको कर्नल बोला तो तुम ये सोचते हो, है ना, आर्मी में जो होता है ना, इसलिए कर्नल बोल रहा हूं, ठीक है। तो एटम का जो कोर है, जो सेंटर है, जो कर्नल है, वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो न्यूक्लियस है कि नहीं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों। तो ओवरऑल वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं। अब एक चीज को ध्यान से जरा सुनना, एक चीज को ध्यान से सुनना। कर्नल ये वर्ड उन्होंने किसके लिए यूज किया, उन्होंने बोला न्यूक्लियस कंटेनिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दैट इज वन पार्ट, एंड उसके इमीडिएटली सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस प्लस उसके इमीडिएटली सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको उन्होंने कर्नल का नाम दिया। देखो यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा है आप सब लोग को, कैन यू रीड इट ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। क्या लिखता है वो, क्या बोलता है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कर्नल। अब इसके अलावा, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बचा क्या भाई, आउटर मोस्ट शेल बची, तो उसको आप क्या बोलोगे, वैलेंस शेल बोलोगे। उसको आप क्या बोलोगे, वैलेंस शेल बोलोगे। एक एग्जांपल के हिसाब से जरा देख लेते हैं। सपोज मैं यहां पर न्यूक्लियस ड्रॉ करता हूं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, एंड थर्ड शेल। मैं 3 शेल्स यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने सत्रह प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन बना दिए, यानी कि क्लोरीन बना दिया मैंने, समझो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का 35 नंबर वाला वेरिएंट है ना। कोर में कितने, मैंने 17 प्रोटॉन बना दिए और 18 न्यूट्रॉन बना दिए। तो ओवरऑल आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो गया 17 प्रोटॉन की वजह से, अग्रीड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी बताओ, 2, 8 और 7। बाहर कितने, 5, 6 और 7, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं बाहर। मैंने अगर ड्रॉ करने में कहीं कुछ गड़बड़ की हुई देख लेना, ठीक है। 2, 8, 7 आपने बना दिया। अब वो क्या बोलता है कि न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा जो मैंने येलो में मार्क किया ना, इसको आप क्या बोलोगे, कर्नल बोलोगे। और जो बाहर वाला है उसको क्या बोलोगे, वैलेंस शेल बोलोगे। समझ में आ गई बात, यस और नो एवरीबॉडी। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या वर्ड बोलूंगा बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा कर्नल। अच्छा, क्या ये लिटरली डिफाइंड वर्ड है केमिस्ट्री में, टू बी ऑनेस्ट नो, दिस इज व्हाट दे जस्ट कॉल्ड इट, ठीक है। ऐसा कोई ये डिफाइंड वर्ड नहीं है, तो आपको ऐसे कोई इसको बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। ये कोर है और बाहर का जो है उसको आउटर मोस्ट या वैलेंस आप बोल देना। अच्छा, ये चीज हमने पहले पढ़ी थी, आपको एक बार याद करा दूं तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, कि यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट वाले को शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। याद है ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट सिखाया था आप लोग को, है कि नहीं। क्या बोला था मैंने कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस इसको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जो अंदर के कोर के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, उसको शील्ड करते हैं, खींचने नहीं देते। याद है ना ये, जिसकी वजह से हमारा एटॉमिक साइज
डिटरमाइन होता था। मैंने टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे एटॉमिक साइज वाले, शील्डिंग इफेक्ट वाले डाले थे ना, राइट। तो बेसिकली हमारा आइडिया था कि हमारा फोकस जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे होना चाहिए। ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, अगर ये आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच जाती है, क्या बोला मैंने? इफ द आउटर मोस्ट शेल रीचेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 electrons, then you call it what state? You call it octet state, and octet state signifies what? Stable electronic configuration. वो क्या signify करती, क्या symbolize करती है octet state? वो stability को symbolize करता है। तो outer shell जो है वो हमेशा maximum 8 electrons ही accommodate कर सकता है। This octet represents stable arrangement। यहां तक क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई सवाल नहीं? आई होप सो। एकदम बेसिक लाइन बाय लाइन जा रहे हैं अपन। ओके, आगे देखते हैं। अब ये ऑक्टेट पे पहुंचने का कैसे? पता तो चल गया ऑक्टेट पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे भाई? तो बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ईच एटम अचीव्स स्टेबल ऑक्टेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये समझा कि भाई केमिकल बॉन्ड करके मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम एसोसिएशन बनाओगे, किसी से सेटिंग करोगे, तब आपको ऑक्टेट पहुंचने में मदद मिलेगी, राइट। अब हर एक की अपनी अलग सेटिंग है। जैसे एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई जस्ट रीड आउट व्हाट दे हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, और व्हाट दे हैव रिटन इन द टेक्स्ट बुक। सी, इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन दिस कैन बी अचीव्ड। व्हाट कैन बी अचीव्ड? दिस मतलब ऑक्टेट कैन बी अचीव्ड बाय ट्रांसफरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। समझ रहे हो बात को? उन्होंने एक एग्जांपल दिया आपको कि भाई आपका अल्टीमेट एम है कि आपको ऑक्टेट अचीव करना है, ठीक है। हाँ, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से ये अचीव करेंगे, ये भी ठीक है। सोडियम और क्लोरीन का उन्होंने आपको एक साधारण सा एग्जांपल दिया है कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, तो सोडियम ओरिजिनली कितना था बच्चा पार्टी? सोडियम 281 था। सोडियम 281 था, नंबर 11 था। 281 में से वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा, तो क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? बोलो हाँ कि ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम का कैटायन बोलेंगे। बोलो यस और नो। सोडियम का कैटायन। और क्लोरीन का एनायन यानी कि क्लोराइड आयन कैसा दिखेगा? क्लोरीन में 287 था, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया। कहां से लिया? सोडियम ने छोड़ा तो उसने ले लिया, है कि नहीं? तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बेसिक फिजिक्स तो आप सब लोगों ने सीखा है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? प्यार, इश्क और मोहब्बत जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, उसको क्या बोलते हो? उसको अट्रैक्शन बोलते हो, लेकिन कौन सा अट्रैक्शन बोलते हो? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हो बच्चों। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये वर्ड मत भूलना। हाँ, प्यार, इश्क और मोहब्बत में तुम लोग अलग ट्रैक पे निकल जाते हो ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायन और एनायन जब साथ में आएगा तो दे विल बी हेल्ड बाय विच अट्रैक्शन? ये एमसीक्यू में आएगा। स्पेसिफिक कौन सा फोर्स आएगा बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बोलो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो कोई आपको पूछे कि आयोनिक बॉन्ड में एक्चुअली फोर्स कौन सी है, ऐसा पूछ लेगा वो, तो क्या बोलोगे? एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स है बेसिकली, है कि नहीं? तो हो गया, फिर चैप्टर खत्म, जाओ फिजिक्स में पढ़ लो, और क्या नहीं। तो यहां पर Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्यों आयोनिक बोला उसको? क्योंकि भाई 2 आयॉन्स बने थे। कौन से आयॉन्स बने थे? एक कैटायन, एक एनायन। कैटायन कौन था? पॉजिटिव। एनायन कौन था? नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर हुई? यहां पर मेंशन करके रखेंगे, आयॉन्स आर हेल्ड, ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है ये सारी चीजें। आयॉन्स आर हेल्ड बाय क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। लिखो। ये तो हुआ आयोनिक बॉन्ड। फिर कोवैलेंट का एग्जांपल क्या है? तो कोवैलेंट के एग्जांपल में उन्होंने दिया है इन अदर मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स लाइक H2F2 Cl2। इनके बारे में एक चीज नोटिस की, H2F2 Cl2 मतलब सेम ही एटम के, सेम ही एलिमेंट के 2 एटम आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, है ना। NaCl में क्या हो रहा था? 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम आके बॉन्डिंग करने की ट्राई कर रहे थे, और सेम एटम। मतलब इसमें आपको फैक्टर क्या मिला?
जब सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, बोलो हाँ कि ना। सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा या ज्यादा नहीं होगा, तब आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, है ना, H2F2Cl2। या फिर अगर HCl है तो इसमें भी H और Cl में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट उतना ज्यादा नहीं है ना। तो इसीलिए यहां पर किस तरह की बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बॉन्डिंग होगी, जिसको आप लोग ऑब्वियसली क्या बोलोगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलोगे। और यहां पर शेयरिंग के थ्रू जो एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट अचीव कर रहे हैं। ओके, तो इससे हमको पता चला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जिसको हमने बोला ऑक्टेट रूल। ठीक है ना, ये कहां से निकल के आया, अभी जो पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंस, इसी थियरी का एक डिराइव्ड स्टेटमेंट बोल सकते हो ऑक्टेट रूल। कैन आई से ऑक्टेट रूल इज बेसिकली अ कोरोलरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंस, यस और नो। अब कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है, कोरोलरी। जो मेन स्टेटमेंट होती है ना, उसको हम लोग थियरी या हाइपोथेसिस आप बोलते हो। थियरी और हाइपोथेसिस में भी फर्क होता है, लेकिन अब ये सब इंग्लिश के टर्म्स बाद में कभी सिखाऊंगा। बट जो मेन थियरम होती है उसको थियरम बोलते हैं, और उसमें से जो डिराइव्ड स्टेटमेंट होती है, जो अपने आप में एक मतलब कि स्टेटमेंट बन चुकी है, वैलिड फैक्ट बन चुका है, उसको कोरोलरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल टेक्निकली आप बोल सकते हो एक कोरोलरी, एक डेरिवेटिव स्टेटमेंट है। किसकी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस की। किसने दी थी, लुईस एंड कोसेल ने दी थी। क्या बोला था उन्होंने बोला था कि भाई ऑक्टेट रूल ये है कि नोबल गैसेस में जो NH2NP6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं ना वैलेंस शेल में, इसी को आप जनरलाइज कर दो तो उसको ऑक्टेट रूल बोल देंगे। ये रूल का स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। द रूल स्टेट्स दैट, ये आपका रियल स्टेटमेंट है ऑक्टेट रूल का। आपको ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी पिटपैट याद होनी चाहिए। क्या बोलती है स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड an atom will lose, gain or share electrons so that its outermost or valence shell contains 8 electrons। कोई भी एटम लूज गेन या शेयर करेगा इन सच अ मैनर कि वो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अचीव कर सके। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। पर क्या ये फुल प्रूफ रूल है, क्या ये यूनिवर्सल रूल है? आंसर है नहीं। कोटा फैक्ट्री में वैभव पांडे हमको बता के गए कि बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बोले ना 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, कितने भी बन सकते हैं। तो ऑक्टेट, सवाल आपसे ये, कोई आपको ये पूछे दैट ऑक्टेट रूल इज अ रूल विदाउट एक्सेप्शन, तो क्या बोलोगे, इज इट अ रूल विदाउट एक्सेप्शन? नो। 90% केसेस में ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट मेजॉरिटी केसेस में ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर ऑक्टेट रूल वायलेट किया जाएगा, आगे हम लोग उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। चलो ये मार्क करके ले लो सब लोग, ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड लिथियम। ऑब्वियसली भाई उनको डुप्लेट बोलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन एंड लिथियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आउटर मोस्ट शेल में, बच्चा पार्टी पढ़ाया आपको मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब में। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो छोटे एटम्स हैं आपके नंबर 1, 2 एंड 3, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, उनमें डुप्लेट अचीव करना होता है। उसके बाद वालों में ज्यादा करके आपको ऑक्टेट अचीव करना होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड का यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया है, रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको समझा दिया कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+ बन गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl- बन गया, और दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लेकर आयोनिक बॉन्ड बन गए, एक कंपाउंड तैयार हो गया, जिसको आप सोडियम क्लोराइड बोलते हो। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूं बट पता होना चाहिए। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट। व्हाई इज इट कॉल्ड सॉल्ट? if this is a common type of salt or table type of salt, it means that it implies that there might be other types of salts also, right? What are the other types of salts that we know?
रॉक सॉल्ट, फलाना सॉल्ट, ढिबका सॉल्ट, बेसिकली एनी आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अ सॉल्ट। ये इतना बेसिक भी नहीं पता होता है कई बार बच्चों को, है ना। अभी आप तो ऐसा प्रिटेंड करोगे कि हाँ सर हमको तो पता था। आप लोग तो कूल लोग हो ना, आप लोग तो ऐसे बोलते कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, हमको तो पता ही था, है ना। बट शायद किसी को ना पता हो तो जान लिया भाई आज। सॉल्ट ये शब्द कब यूज करना है? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, बिकॉज ये वाला कॉमन है, ये वाला टेबल पे रखते हो खाना खाते वक्त, है ना, खाने के टेबल पे यूज होता है, इसलिए टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको। और ये कॉमन है, कॉमनली पाया जाता है, इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। बट आपका कैल्शियम क्लोराइड से लेके मैग्नीशियम सल्फेट से लेके या कोई भी और आयोनिक कंपाउंड जो है आपका, वो क्या है? सारे के सारे सॉल्ट ही हैं, ठीक है। तो सॉल्ट ये शब्द का मतलब ये वाला नमक नहीं है, सॉल्ट का मतलब एनी आयोनिक कंपाउंड है। नमक का मतलब ये है ना, ये हमारा कॉमन सॉल्ट वो NaCl है, ठीक है। तो दिस लिटिल नगेट ऑफ नॉलेज यू कैन टेक। चलो, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये मार्क कर लेना। ओके, कैल्शियम क्लोराइड ऑल्सो सिमिलर, है ना। कैल्शियम क्लोराइड में भी सेम फंड है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैल्शियम कौन से ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले जो एक लॉजिकल सीक्वेंस में लेके आ रहा हूं, हवा में नहीं पढ़ा रहा हूं, याद कर लेना। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 पढ़ा है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग को आता होगा कि कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को मिलेंगे, तो 2 नेगेटिव क्लोरीन मिलेंगे, बनेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। सही बोल रहा हूं बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू अंडरस्टैंड आयोनिक सॉलिड्स एंड द वर्ड लैटिस एंथैल्पी। नाउ अगेन टू ब्रिंग यू बैक टू बेसिक्स, हमने ऑलरेडी ये देखा कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा करके सॉलिड्स होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमको पता है आयोनिक कंपाउंड ज्यादा करके कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। और सॉलिड्स जो हैं आपके, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करता है इन मेनी केसेस। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करता है? क्रिस्टल के फॉर्म में। अब क्रिस्टल का मतलब क्या? आप बोलोगे सर क्रिस्टल बोले तो क्या, क्योंकि तुम तो क्रिस्टल जब सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में तो डायमंड आता है ना, जैसे ऐसा कुछ आता है तुम्हारे दिमाग में, क्रिस्टल, इमेजिनेशन वैसा आ जाता है बच्चों का। व्हेन यू से क्रिस्टल मींस एनी फिक्स्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न दैट इज रेपिटेटिव, दैट इज व्हाट क्रिस्टल मींस। केमिस्ट्री में क्रिस्टल कोई पूछेगा तो उसका मतलब क्या बोलोगे? द ज्योमेट्रिक शेप और पैटर्न दैट इज रेपिटेटिव फॉर अ गिवन कंपाउंड, उसको क्रिस्टल बोलोगे। अच्छा, ये जो ज्योमेट्रिक पैटर्न बनता है, ये जो रेपिटेटिव पैटर्न बनता है, इस पूरे पैटर्न को, है ना, हाँ, जब ये यूनिट आपका बन रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप बिल्डिंग को बाहर से देख रहे हो, आप इमेजिन करो आप बाहर खड़े हो रोड पे, क्यों खड़े हो मुझे नहीं पता, पागल हो आप, खड़े हो बाहर ट्रैफिक में, ऐसे खड़े हो कि आप बिल्डिंग को ऐसे देख रहे हो येड़े जैसा। तो इमेजिन करो कि सारे फ्लैट जो हैं, जितने भी फ्लैट्स है सामने, एक के ऊपर एक आपको ऐसा लगेगा कि डब्बे डब्बे रखे हुए, रिपीटिंग यूनिट दिख रहे हैं आपको। इमेजिन कर सकते हो कि क्यूब्स हैं, क्यूब्स एक के ऊपर एक ऐसे और एक के बाजू में एक रखे हुए, है ना। तो एक रिपीटिंग पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो कुछ इस तरह का जो आपको सामने दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, है ना बच्चों। बॉक्स 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 बॉक्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैटिस। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं? ये जो एक जो ज्योमेट्रिक शेप है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है, उसको रिपीट करके जो बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उस बड़े स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? लैटिस, या फिर टेक्निकल टर्म्स में उसको क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रिस्टल लैटिस। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग ओवर जो है वो लेटाइस बोलते हैं, लेटाइस, यू नो, लेटाइस नहीं बोलना है, ज्यादा अमेरिकन मत बनो, लैटिस बोलो, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। तो ionic compounds have a tendency to form crystal lattice structure। क्या ये सेंटेंस आपके दिमाग में गया? मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूं। ionic compounds have a tendency to form crystal lattice, यानी कि ionic compounds जब एग्जिस्ट करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, यस। तो सॉलिड में उनका रैंडम शेप होगा क्या?
नहीं, उनके एक प्रॉपर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। अब सवाल ये आता है कि हम इस लैटिस के पीछे क्यों पड़े? तो भाई मेरे कंपाउंड बन गया, कंपाउंड के अलग अलग मॉलिक्यूल साथ में आ गए, एक बड़ा सा लैटिस भी क्रिएट कर लिया। तो सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि उस लैटिस के अंदर, उस बड़े क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरियस एटम्स या आयॉन्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एटम्स या आयॉन्स या मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है उस क्रिस्टल के अंदर, क्या उनको स्टेबल करके रखने के लिए उनके बीच में भी बॉन्डिंग होनी जरूरी है? हाँ या ना? क्या बोला मैंने? कि एक बड़े क्रिस्टल लैटिस, ये जो आपको स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो बड़ा क्रिस्टल लैटिस है, इसमें अलग अलग जो यूनिट्स हैं सबको जोड़ के रखने के लिए इनके बीच में बॉन्डिंग जरूरी है, यस और नो? तो आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली जरूरी है, लॉजिकल बात है यार, है ना। और अगर इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो एग्जिस्ट करती होगी, इस पूरे स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ एनर्जी तो एग्जिस्ट करती होगी, है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये बात भी लॉजिकल है कि अगर ये लैटिस एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें बॉन्डिंग भी होगी और इसकी अपनी कुछ एनर्जी भी होगी, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपीट करो, क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी ये नया वर्ड है बहुत बच्चों के लिए, पर बोले सर ये नया वर्ड आ गया यार एंथैल्पी। तो भाई एंथैल्पी एटले शू? एंथैल्पी का मीनिंग क्या? एंथैल्पी का मीनिंग नथिंग बट एनर्जी। एंथैल्पी का मीनिंग एनर्जी, नया शब्द है, एनर्जी के लिए नया शब्द आ गया एंथैल्पी, समझ रहे हो? तो लैटिस एनर्जी बोल दी तो आप समझ गए, अच्छा लैटिस एनर्जी मतलब जो लैटिस को होल्ड करके रखे वो एनर्जी, सही बोल रहा हूं? अच्छा, मुझे अगर लैटिस को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना। मुझे अगर इस ढांचे को, इस स्ट्रक्चर को तोड़ देना है, गिरा देना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? लॉजिकल बात है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी। उसकी लैटिस एनर्जी x किलो जूल थी या x जूल थी, तो मुझे उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये क्रिस्टल जो है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? तो अगर मेरे को आपने NaCl का बड़ा सा क्रिस्टल लाके दे दिया ये वाला, और बोला सर इसको पाउडर बना दो, या इसको आप पानी में डिसॉल्व करके, डिसोसिएट करके Na और सारे Na और Cl को अलग अलग कर दो, मतलब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लू और रेड वाले, इन सबको अलग अलग कर दो, तो भाई मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना सब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। लॉजिकल बोल रहा हूं बात? तो वो एनर्जी क्या है? वो उसकी लैटिस एनर्जी है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबके भेजे में गया? बोलो हाँ कि ना। कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जरा बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की। देखो, तो आयोनिक सॉलिड्स आर सॉलिड्स व्हिच कंटेन्स कैटायंस एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी आयोनाइजेशन करना है इन बॉन्ड्स का, अपने को क्या करना है? आयोनाइजेशन, यानी कि इनके आयॉन्स को अब अलग अलग करना है। तो आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये बात से आप लोग अग्री करते हो? एंडोथर्मिक मतलब ये एनर्जी गेन करने से होगा, है ना। आपको जब बॉन्ड तोड़ना है, जैसे ये एक कंपाउंड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें ये कैटायन है, ये एनायन है, ये दोनों को जोड़ा हुआ है। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये आपसे एनर्जी मांग रहा है, ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, मतलब एंडोथर्मिक। बोलो हाँ कि ना। एनर्जी ले रहा है मतलब प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है, सीधी बात है। तो आयोनाइजेशन जो है वो कैसा है? वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये पार्ट को आप अलग से ऐसे अंडरलाइन करके, अलग कलर से मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एमसीक्यूज के लिए डायरेक्ट पॉइंट है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने बहुत बार सॉल्व किया, आपने देखा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो पूछ लेगा आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यस करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता था या फिर एंडोथर्मिक भी हो सकता था। अगर उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ये भी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिटेल में पढ़ा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
जनरली नेगेटिव होती थी, पर ग्रुप 18 के लिए इनर्ट गैसेस के लिए पॉजिटिव होती थी। अगर याद नहीं है तो अभी रिवाइज भी कर लो लगे हाथ, याद आ गया होगा। क्या ये मैंने बढ़ाया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली कैसी होती है, नेगेटिव, क्योंकि लॉस होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, और एनर्जी का भी लॉस होता है जब इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव थी यानी एंडोथर्मिक, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है ना, ये वाला फंडा। एक्सोथर्मिक मतलब जो एनर्जी लॉस होता है, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी गेन कर। अब यहां पर फंडा ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि आयोनिक कंपाउंड कौन बनाने वाला है और कोवैलेंट कौन बनाने वाला है। अगला सवाल ये आता है, आप बोलोगे सर आपने एग्जांपल में तो बहुत इजीली बोल दिया कि NaCl आयोनिक है, CaCl2 आयोनिक है, ठीक है ना, बट हमें कोई रैंडम चीजें दी उसने, कोई भी रैंडम दो एलिमेंट दी और बताओ ये, और पूछा कि भाई बताओ ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो हमको कैसे पता। तो आपको कैसे जानना है, समझो जरा। एलिमेंट्स दैट हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। अब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से एलिमेंट्स की थी पीरियोडिक टेबल में, याद करो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बहुत ही लो थी ना, यानी कि जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे उनकी क्या टेंडेंसी थी, बहुत ही लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते थे। लो एंथैल्पी यानी लो एनर्जी में इजीली इलेक्ट्रॉन दे दिया, कैटायन में कन्वर्ट हो गए, आयन बना दिए, तो आयोनिक बॉन्ड बना देंगे, सही है ना। तो एलिमेंट्स दैट हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेडिली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद हुम, किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये उन एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे जिनकी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि ग्रुप 17 के साथ। तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा जब भी ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का कॉम्बिनेशन मिले तो ये हमेशा आयोनिक बॉन्ड रहेगा। तो आपको कोई आगे से पूछे कि भाई कैल्शियम और फ्लोरीन दिया है, किस टाइप का बॉन्ड होगा, आयोनिक की कोवैलेंट, तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कैल्शियम ग्रुप 2 है, फ्लोरीन ग्रुप 17 है, तो ऑब्वियसली ये आयोनिक बॉन्ड होगा। क्या ये बात भेजे में जा रही है, मैं क्या बोल रहा हूं। Yes, there is another way of looking at it. There is another easier way of looking at it. I'll give you. आपको सपोज किसी ने बोल दिया भाई बताओ सीसियम है और ब्रोमीन है, सीसियम ब्रोमाइड है फॉर एग्जांपल, सीसियम है और ब्रोमीन है, समझो ऐसा बोल दिया आपको, ठीक है ना, ओके। और आपको पूछा बताओ कि इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ऐसा पूछ रहा है आपको, समझ रहे हो बात को। तो आप क्या बोलोगे, दोनों के बीच में क्या होने वाला है, आयोनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 17 का मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सीसीएम कैसे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जो बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव दो ऑपोजिट एंड्स पे है ना, तो इनके बीच में क्या होगा, हमेशा आयोनिक बॉन्ड होगा। ऐसे आप सिंपल बता सकते हो। तो ये प्रिडिक्ट करना या जज करना काफी आसान हो जाएगा, है कि नहीं। आपको दिक्कत कहां आएगी, आपको कंफ्यूजन कहां आएगा, और वो कंफ्यूजन मैं बताता हूं और वो उसको कंफ्यूजन को क्लियर भी कर देता हूं। आपको कंफ्यूजन आएगा जब दो नॉन मेटल्स आ जाएंगे, वहां पे आपको कंफ्यूजन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड, H और Cl का बॉन्ड। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको मैं क्या बोलूं, आयोनिक प्रिडिक्ट करूं कि कोवैलेंट प्रिडिक्ट करूं। सोचो जरा, 2 सेकंड लो और सोचो। आपको ऐसे सोचना है कि भाई ये दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल्स है ना, भले हाइड्रोजन ग्रुप 1 में, लेकिन वो तो उसको मिसप्लेस किया था ना मेंडलीव ने ग्रुप 1 में, तो ठीक है, वो तो बिहेवियर कभी कभी ग्रुप 1 जैसा होता है, तो ठीक है। बट हाइड्रोजन और क्लोरीन में ना आपको ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, अब आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर ऑल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। 2.1 और इसकी 3, मतलब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 0.9 का डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस कितना है, 0.9 का डिफरेंस है ना। और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल, कार्बन विद हाइड्रोजन, ये कौन सा कंपाउंड है, मीथेन। आपको कोई पूछ ले कि बताओ मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा है, आयोनिक है कि कोवैलेंट है, आपको कोई पूछ ले ऐसा, तो फिर आपको यही सोचना है कि अच्छा हाइड्रोजन 2.1 है, कार्बन 2.5 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 0.4, 2.5 और 2.1, ठीक है।
और अगर आपको कोई ये पूछ ले कि भाई सीसियम और फ्लोरीन इनके बीच का बॉन्ड कैसा है, आयनिक है कि कोवेलेंट है, तो सीसियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 0.7 है और फ्लोरीन का 4 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ कितना 3.3, डिफरेंस हुआ 3.3। ठीक है, अगेन ये जो अभी बताने जा रहा हूं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक जनरल ट्रेंड है। ठीक है, बट ये जनरल ट्रेंड आपको बहुत हेल्प करेगा प्रिडिक्शंस करने में, तो टेंशन मत, ध्यान से देखो। जब भी आपको डिफरेंस मिले, दो एलिमेंट्स दिए ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 मिले, कितना ग्रेटर देन 1.7 मिले, तो आप बोलना कि ये बॉन्ड आयोनिक बनने वाला है। क्या ये बात समझ रहे हो, क्या बोला मैंने? दो एलिमेंट्स आपको दिए हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में डिफरेंस आपको ग्रेटर देन 1.7 मिल जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि वो बॉन्ड कैसा बनाने वाले हैं आपस में, वो बॉन्ड आयोनिक वाला बनाने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ कि ना। यस। अगर आपको डिफरेंस अराउंड लेस देन 0.5 मिल जाए, डिफरेंस अराउंड क्या मिल जाए, लेस देन 0.5 मिल जाए, तो वो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले, क्या बनाने वाले हैं, प्योर कोवैलेंट। प्योर कोवैलेंट का मतलब कि जिसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी पोलैरिटी, तो इसलिए हम लोग इसको नॉन पोलर कोवैलेंट भी बोल सकते हैं। नॉन पोलर का मतलब आप लोगों को डिटेल में समझा चुका हूं, जहां पर पार्शियल चार्जेस भी एग्जिस्ट नहीं करते उसको नॉन पोलर बोलते हैं। और अगर डिफरेंस 0.5 और 1.7 के बीच में आ जाए, 0.5 से कम है तो नॉन पोलर, 1.7 से ज्यादा है तो आयोनिक, और 0.5 और 1.7 के बीच में है, 1.7 के बीच में है, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा बच्चों? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब आप ये प्रिडिक्ट बहुत इजीली कर पाओगे कि अच्छा HCl कैसे टाइप का बॉन्ड है, आपको कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कोवैलेंट। अच्छा, कोवैलेंट में भी कोई सब कैटेगरी है? हाँ, पोलर कोवैलेंट है। कैसा है? पोलर कोवैलेंट, मतलब कि इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस है। क्या है? पार्शियल चार्जेस। अभी पार्शियल चार्जेस क्या है और क्यों होते हैं हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस। कोई आपको पूछ ले कि भाई मीथेन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा है, तो आप बोलोगे कोवैलेंट है। अच्छा, उस पर कोई पार्शियल चार्ज है? नहीं, वो नॉन पोलर है। और मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा है? आयोनिक है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 है। क्या ये बात सबके भेजे में चली गई? क्लियर हो गई? अब कुछ बच्चे यहां पर बैठ के ये स्ट्रेस ले रहे होंगे, तो क्या सर हमको हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं भाई, आपको मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में 4-5 ऐसे मेन एलिमेंट्स थे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद करने को बोली थी। कौन से? फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3, हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5। आप ये 5-6 भी इतने भी याद कर लोगे ना, 99% आपका ये प्रिडिक्शन हर जगह पे राइट आने वाला है, उसकी चिंता मत करो। बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो चैप्टर ये डाले हुए मैंने लेक्चर, एक बार जाके रिवाइज करने के लिए देख लेना। ठीक है, फिर भी नहीं समझे तो आके डाउट पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे देखें। तो ऑल आयोनिक कंपाउंड्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखो यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑर्डर्ड एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब बेसिकली वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कूलम्बिक मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर दैट दे फॉर्म as I mentioned is called the crystal lattice. So the overall stability of the ionic solid depends upon the interaction between all these ions and the energy released during the formation of the crystal lattice. तो हर crystal lattice की अपनी एक एनर्जी एसोसिएटेड होगी।
ठीक है ना, मार्किंग सब लोग करते जा रहे हैं, आई होप सो प्रॉपरली। और इस एनर्जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैटिस एंथैल्पी। नाउ डेफिनेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी अब जरा देखते हैं, चलो। So lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous components। यानी कि मैंने आपको अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि ये आपका पूरा का पूरा लैटिस है, इसके जितने भी आयॉन्स है ये सारे सॉलिड फॉर्म में। पहली बात तो ये पूरा क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल बोल दिया तो ये अंडरस्टूड है कि ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो आपको कितनी एनर्जी लगेगी इस पूरे क्रिस्टल को तोड़ के, पूरा डिसोसिएट करके, हर एक इंडिविजुअल आयन को अलग करने में, और वो भी गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। वो जो टोटल एनर्जी आपको लगेगी उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप लैटिस एनर्जी बोलोगे। उसको आप क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी बोलोगे। तो मार्किंग कर लो चलो फटाफट। क्या बोला उसने, लैटिस एंथैल्पी, एनर्जी है ना, एंथैल्पी, हाँ ओके, तो कोई नया वर्ड नहीं। लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस कंपोनेंट्स। मोल क्या होता है ये भी सिखा चुका हूं, लैटिस क्या होता है ये अभी बता दिया, और गैसियस कंपोनेंट्स क्यों, याद करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी यही कहा था कि भाई गैसियस फॉर्म में ही आपकी एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है। और यूनिट क्या होगा, ये तो लॉजिकल है, यूनिट आप तुरंत बता दोगे मुझे। यूनिट हमेशा क्या होगा एंथैल्पी का, किलोजूल पर मोल। क्यों, क्योंकि भाई 1 मोल के लिए डिफाइन किया था, बोलो हाँ कि ना। और एनर्जी थी, एनर्जी किलोजूल में, और पर मोल डिफाइन किया था तो किलोजूल पर मोल, बोलो हाँ कि ना। अब इसका एग्जाम्पल में उन्होंने और इजी कर दिया, एग्जाम्पल में तो और इजी, एकदम मस्त है। देखो, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज -788 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब लैटिस बनते वक्त 788 किलोजूल, 1 मोल NaCl का लैटिस बनते वक्त 788 किलोजूल एनर्जी बाहर गई थी। यानी कि तुम जब 788 किलोजूल दोगे तो लैटिस बिखर जाएगा, विच मीन्स दैट, देखो 788 किलोजूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to separate 1 mole of NaCl into 1 mole of gaseous Na and gaseous Cl। एकदम सही है ना भाई। दुकान वाला ये फोन X अमाउंट में खरीद के लाया, तो मैं जब उसको X अमाउंट दूंगा तो मुझे दे देगा। उसने X अमाउंट खर्चा करके फोन लाया था, मैं उसको इतना अमाउंट दे दूंगा। तो अब तुम ज्यादा इसमें इकोनॉमिक्स मत घुसाना, प्रॉफिट मार्जिन और ये सब। हाँ, तो यहाँ पर ये हाँ, नहीं तो मेरे को पता है तुम लोग का दिमाग कैसे चलता है। हाँ सर, दुकान वाला आपको X में क्यों देगा, वो तो X+2 में देगा, भाग ऐसे। तो यहाँ पर 788 किलो जूल, तो यहाँ पर ऐसा है कि 788 किलो जूल जो है, अगर आप उसको सप्लाई कर दो उतनी एनर्जी, तो वो लैटिस क्या करेगा कि उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट कर लेगा। ये फंडा है, ओके। अब यहाँ पर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटायन है ना, आप कंपेयर कैसे कर पाओगे, कंपैरिजन भी हम लोग कर पाएंगे कैसे, देखो। तो कैटायंस हैविंग हायर चार्ज हैव लार्ज लैटिस एनर्जीज। तो अगर मुझे AlCl3, CaCl2 और NaCl में कंपैरिजन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैटायन का चार्ज देखना पड़ेगा। बट उसके लिए शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी, एनायन सेम रहना चाहिए, एनायन सेम रहना चाहिए। तो AlCl3, CaCl2 और NaCl अगर हम ऐसे देखें तो AlCl3 की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। अच्छा, इसको जरा कोरिलेट करवाऊं आप लोगों को, देखो मजा आएगा, कोरिलेट करने में मजा आएगा। क्या आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा कि Al3+ सबसे छोटा होगा साइज में, फिर Ca2+ उससे थोड़ा बड़ा होगा, और फिर Na+ उससे बड़ा होगा? क्या ये हमने पढ़ा था, याद है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी छोटी साइज, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो Al3+ की साइज छोटी है, तो बॉन्ड बनाते वक्त डिस्टेंस सबसे कम AlCl3 का ना, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का डिस्टेंस कम ना, क्योंकि एल्यूमिनियम की साइज छोटी है, सामने तो क्लोरीन सब में है। तो जिसकी छोटी साइज है वो नजदीक है, और नजदीक है तो ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगा। डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप फोर्स को देखो या एनर्जी को देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये तो हमने देखा हुआ है, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा, ये हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखा है कि नहीं।
तो एल्यूमिनियम की साइज छोटी है ना, तो डिस्टेंस कम है ना, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि स्ट्रांग है ना बॉन्ड, तो इसलिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। देखो अब लॉजिकल लग रहा है कि अच्छा हाँ सही बात है ना, फिर तो AlCl3 की एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी, फिर CaCl2 की, फिर NaCl की उससे कम। सही बात है बच्चों। तो इसका ये मतलब है कि किसको, आप मुझे बताओ कि किसको डिसोसिएट करना ज्यादा इजी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को कि सोडियम क्लोराइड को? किसको कम एनर्जी चाहिए डिसोसिएशन के लिए? तो एक था तरीका जहां पे आप कैटायन के चार्ज के हिसाब से डिटरमाइन करते हो, और दूसरा है एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। अरे लॉजिकल, ऑब्वियसली भाई, जितना छोटा साइज में होगा उतना डिस्टेंस कम होगा ना, और डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। काहे बताइए, काहे लगेगी? क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो, है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूर रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तुम्हारा, तो जल्दी ब्रेकअप हो सकता है, चांसेस है, ऐसा डरने की बात नहीं है। हाँ देखिए, पहले तो आपने घबराना नहीं है, कल इंडिया इतना मार खाई है, फिर भी घबराना नहीं है। तो ऐसे जब दूर हो तो चांसेस ज्यादा है ब्रेकअप होने के, और एकदम नजदीक हो, रोज मिल रहे हो, रोज बात कर रहे हो, तो हाँ वैसे रिलेशनशिप्स में ऐसा होता नहीं, रोज बात करते तो भी जल्दी ब्रेकअप हो जाते। लड़के डर रहे हैं। चलो, सो कोवेलेंट बॉन्ड अगला, तो ये हमारा पूरा फंडा हुआ आयोनिक बॉन्ड के बारे में और लैटिस एंथैल्पी के बारे में, ठीक है ना, कि आयोनिक बॉन्ड बना, उसका लैटिस बना, लैटिस एंथैल्पी को कंपेयर कैसे करना है, लैटिस एंथैल्पी होती क्या है, ऑल दैट समझ में आ गया। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मेन फंडामेंटल आइडिया था शेयरिंग, मेन आइडिया था शेयरिंग। तो लुईस अगेन केम एंड सेड, भाई जो भी एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहां पर लुईस के साथ, अच्छा वहां पर जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंस, उसमें लुईस के साथ कौन था? कोसेल था। लुईस के साथ कौन था वहां पे? कोसेल। अब यहां पर जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आई ना, तो लुईस के साथ और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैंगमुअर। ओके, तो लुईस लैंगमुअर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को? लुईस लैंगमुअर कॉन्सेप्ट, है ना। अब ये दोनों ने मिलकर क्या डिस्कशन किया? इन्होंने मिलकर यह बताया कि जब भी कोई एटम या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे विद द इंटेंशन ऑफ अचीविंग ऑक्टेट स्टेट, इस इंटेंशन के साथ वो शेयरिंग कर रहा है कि भाई शेयरिंग करने से मेरा क्या फायदा है, मुझे ऑक्टेट अचीव करने मिलेगा, तब इस पूरे फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड को दूसरा नाम क्या है? कोई आपको पूछेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है तो क्या बोलोगे? लुईस लैंगमुअर कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या दिया उन्होंने, केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन क्या दिया? सो द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच एग्जिस्ट ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स of similar electronegativity or having small difference in electronegativity is called a covalent bond। क्या मैंने आपको ऊपर यही लिख कर दिया, आपने नोटिस किया बच्चों? या तो उनका डिफरेंस एकदम ना के बराबर है, यानी लेस देन 0.5 है, तो ये भी कोवेलेंट था, या तो छोटा डिफरेंस था, यानी 0.5 to 1.7 के बीच में था, तो ये भी कोवेलेंट था। क्या ये बात से आप लोग अग्री कर रहे हैं? अभी डेफिनेशन को फिर से देखो, क्या बोलता है, क्या बोला उसने आपको डेफिनेशन? या तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि डिफरेंस ना के बराबर होना चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो बहुत ही छोटा डिफरेंस होना चाहिए, तब उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चलो मार्क करके लो फटाफट ये डेफिनेशन को। और कोवेलेंट बॉन्ड के सबसे अच्छे डेफिनेशन, सबसे अच्छे एग्जांपल है, डेफिनेशन बोल रहा हूं, सबसे अच्छे एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एंड
मल्टीपल बॉन्ड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथीन, N2 वगैरह, है ना। अदर एग्जांपल्स आर CO2 एटसेट्रा। तो कोवेलेंट के ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स। अगेन अगर मेरे को सिंप्लीफाई करके आपको कोवेलेंट को और सिंप्लीफाई करके बताना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप कोवेलेंट को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स एंड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स। समझे क्या बोल रहा हूं? कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप का? दोनों, पहला किसके बीच में? बिटवीन सिमिलर एटम, सिमिलर और सेम एटम्स, समझो, और बिटवीन डिसिमिलर और डिफरेंट एटम्स। एग्जाम्पल देख लो, अब इजीली समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन H और H का बॉन्ड तो सेम एटम हुआ। क्लोरीन Cl का बॉन्ड सेम एटम हुआ। नाइट्रोजन N का बॉन्ड सेम एटम हुआ। ऑक्सीजन O का बॉन्ड, देखो कितने बॉन्ड बने उससे में फर्क नहीं पड़ रहा, सिंगल, डबल, ट्रिपल सब बनाए मैंने। क्या ये दिख रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्या मैंने क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड की बहुत बात की? क्या मैंने ऐसा बोला कि 1 या 2 या 3 से कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ बोला मैंने? नहीं। मैंने क्या बोला भाई? शेयरिंग होनी चाहिए। हाँ, कितनी शेयरिंग? एक बॉन्ड की मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जितनी शेयरिंग करनी करो, कोई प्रॉब्लम करो। बट सिमिलर डिसिमिलर देख लो। तो सिमिलर वाले के ये एग्जांपल हो गए। अब आप फटाफट डिसिमिलर वाले के एग्जांपल बता सकते हो। आप बोलोगे सर CH4 मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, आप बोलोगे सही है। फिर CO2 कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। H2SO4 हाइड्रोजन का सल्फर के साथ बॉन्ड है, सॉरी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें मल्टीपल और ये मल्टीपल एटम्स भी हैं या सिर्फ 2 भी हो सकते हैं, जैसे HCl, HF, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो मेन बात यह है कि आपको सिमिलर डिसिमिलर देखना है। सिमिलर में आपको हमेशा नॉन पोलर ही मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम है ना। और जब डिसिमिलर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ सकता है बच्चों, और अगर वो डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। क्या ये अब दिमाग में एकदम से घुस चुकी है? ये बात क्लैरिटी के साथ घुसी है? किसी को कोई सवाल है?